हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का प्रीवियस क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से, वो भी आपको ज्योग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। तो व्याख्या है कि आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें लगभग 1011 मिलियन तारे पाए जाते हैं। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। वे जल के लिए सारंध्र होती हैं। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। अग्नि चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से होता है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, डी है लंदन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो समुद्र से दूर स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो ये ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य न्यूनतम वनावरण कुल भूभाग का 33% होनी चाहिए। वनावरण पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में 60% तथा मैदानी क्षेत्रों में 20% होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में आगे है? चीन, नेपाल, न्यूजीलैंड, भारत। तो पत्थर के कोयले के भंडार में दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन जो है 1995 का है। टैप तो मैंने कर दिया है, बट इसको आप इग्नोर करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कि ये भंडार का जो मात्रा है फिलहाल घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर तो चीन है और अभी भी लगता है चीन में ही है 1989 के आंकड़ों के अनुसार। तो उस वक्त की बात है, इसको अभी के अनुसार आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा होगा तो हम भी इसको कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। और ज़्यादातर मैंने कोशिश किया है कि उस वक्त का जो करंट टाइप का क्वेश्चन है उसको हटा ही दिया है मैंने, बट ये रह गया है, इसीलिए इसको फिलहाल कट कर ही चलते हैं। उस वक्त की क्वेश्चन इस प्रकार का, हाँ लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में आगे है। ठीक है, तो इस डेटा को आप जरूर ढूंढ लीजिएगा। यदि अभी भी चीन है तो कोई बात नहीं, चीन आप याद रख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे ढूंढा नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए नहीं तो ढूंढकर अभी के अनुसार आपको मैं वो ज़रूर बताता। ठीक है, फिलहाल मुझे नहीं पता है कि चीन ही है कि नहीं, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, हो सकता है चीन अभी भी हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक है, तो ये तो अभी भी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी। लूनी राजस्थान की एक नदी है जो भूमि बंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से भरना है।
तो ये जो आपका आंसर होगा मानसून का निवर्तन इंगित होता है, ये आंसर होगा 1, 2 एवं 3, मतलब कि तीनों सही है। स्थल पर तापमान बढ़ने के कारण, ठीक है, उसका जो किधर प्रभाव होगा, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, साफ आकाश से। तो आइए इसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी जो ऑप्शन है सी, गंगा। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? कंचनजंगा, रुंडोन, गंगोत्री, केदारनाथ। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है ऑप्शन सी, गंगोत्री। हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मरमागुआ पतन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। तो मरमागुआ पतन जो स्थित है ऑप्शन सी, गोवा में। मरमागुआ पतन गोवा में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ से निर्यात आयात की तुलना में अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है गहरे सागर अपतट में, सॉरी, ये तो लगता है हमने ऑप्शन जो है शायद गलती, नहीं ठीक है। गहरे सागर में, अपतट में, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में, प्राकृतिक अंतःस्थलीय में। तो अपतट में जो है ज़्यादा क्या है, मत्स्य उद्योग है। चलिए नेक्स्ट देखते। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग अपतटीय क्षेत्रों में केंद्रित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि कर। तो मृदा अपरदन जो रोका जाता है मेनली वनारोपण द्वारा, बाकी तो अतिचराई से मृदा अपरदन बढ़ेगा, ठीक है। वनस्पति के उन्मूलन भी करेंगे तो बढ़ेगा। पक्षी की संख्या में वृद्धि करे या ना करे वैसा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो मृदा अपरदन के बचाव के तरीके होगा वनारोपण, सुपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, ठीक है। अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, बी अध्यक्ष द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 टू ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, तो फिलहाल तो ये है। बट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों के 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इससे कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। तो ऑप्शन डी होगा संसद के प्रति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) उपबंधित करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। चूंकि विकल्प में लोकसभा नहीं है, इसलिए दिए गए विकल्प में सबसे सही अर्थात डी संसद होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबंधित पद द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, यह स्थायी सदन है। तो ध्यान देना है कि राज्यसभा को तो भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये तो जानते ही हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों को चुना जाता है। इसका चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ध्यान देना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन इजी नहीं, टफ ही माना जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये सीरीज सही है। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या है ये देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें कुछ नए आदर्श प्रतिस्थापित किए गए हैं, अब सही क्रम जो है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है सामान्यतः प्रधानमंत्री, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, डी है कि ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर उनके मतभेद होने की स्थिति में आयोजित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिर्फ साधारण विधेयक पे किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये आंसर होगा उस राज्य की विधानसभा द्वारा, बी है केंद्रीय संसद द्वारा, सी है केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, और डी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा ही। ठीक है, ये राज्य में जो पार्लियामेंट है या फिर जहाँ विधानसभा, विधान परिषद की बैठक होता है उस वहाँ से नहीं होगा सभी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में जहाँ विधान परिषद नहीं है में विधान परिषद का सृजन तथा जिस राज्य में विधान विद्यमान है उस राज्य में उसका उत्साधन कर सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित गुटों से करें। तो सॉरी दोस्तों, अभी अनुसार ये डाटा भी गलती हो सकता है। ठीक है, ये भी उस वक्त के करंट टॉपिक से है। ठीक है, विधान परिषद की बात किया जाए तो बिहार में तो है। ठीक है, इधर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल जहाँ तक कभी का ध्यान है नहीं है ना। तो इस अनुसार से सिर्फ बिहार सही होगा और यहाँ भी बिहार ही सही हो रहा है। तो चलिए इसको रख सकते हैं फिलहाल, जहाँ जहाँ है वो आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो वो ये क्वेश्चन आपको 1995 का है ना, तो ये सब तो करंट नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 170। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के अभिभाषण से तथा अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन हैं
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र आयोजन के लिए चलिए के अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वो उन अधिकार का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में नहीं है। तो चलिए ये अनुच्छेद से है, उस वक्त की ये कुछ करंट टॉपिक से पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया बट अभी भी ये कारगर होगा, ठीक है ना। तो यदि कारगर है तो इसको आंसर पहले देखते हैं कि क्या है कि नहीं। अनुच्छेद 175(2) द्वारा क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वह राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र को आयोजन करने के लिए अध्यक्ष को निर्देश देता है, तो वो कौन से अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये आपका आंसर है अनुच्छेद 175(2) द्वारा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है भी नहीं। तो आज में की वीडियो में इतना ही। तो हमारा इस प्रकार का जो है पहले हमारा टारगेट यही है कि आप लोगों की बीपीएससी का 66वीं तक मैं सारा लगभग, इसके बाद कोशिश रहेगा दोस्तों कि बिहार स्पेशल का रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद साइंस और ज़रूरत पड़ी तो सारे मैथ का मैं भी सॉल्यूशन जो है ना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले जीके पोर्शन, ठीक है, पहले बिहार, इसके बाद बिहार के बाद आपका साइंस रहेगा। और शास्त्र को मैं नहीं टाइप करूँगा क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन जो देखा वो ट्रेडिशनल टाइप का नहीं रहता, ज़्यादातर करंट टॉपिक से ही जुड़ा हुआ होता है। ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए क्योंकि इकोनॉमिक्स का रेंज इस बार और बढ़ाया था, 17 से 18 क्वेश्चन तक पहुँच गया था इस बार, ठीक है। और ज़्यादा तक जो है करंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो इकोनॉमिक्स को मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, बाकी जितने भी प्रीवियस है वो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल का बटन है, घंटी का बटन है, उसे आप ज़रूर दबा लें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।